Students, welcome to my YouTube channel. In the previous video of business studies, we have completed principles of management given by Henry Fayol. Today we will start next topic, which is scientific management and its principles. Scientific management concept was developed by F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. And what did he say about scientific management? क्या कहा उन्होंने? ये कहा है कि it refers to knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. Means कि scientific management क्या है, इस चीज को जानना कि आप अपने मैन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स से हुआ, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स से क्या कराना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. मीन्स ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और साथ साथ एफिशिएंसी और रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करना, इन चीज़ों पर फोकस किया है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में. एक्चुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट को उन्होंने डेवलप किया था किस लिए? ट्रायल एंड एरर अप्रोच. इसको खत्म करने के लिए डेवलप किया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट. प्रीवियसली ये होता था कि जो मैनेजर्स हैं वो जनरली क्या करते थे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए खुद के पर्सनल जजमेंट पे बिलोंग करते थे कि जहां वो जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक है. उस थ्योरी को चेंज करने के लिए डेवलप किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट. और F.W. टेलर ने कहा that if we want to increase the efficiency and effectiveness in the management and the production areas, then we would have to apply science in the field of management. कि साइंस को मैनेजमेंट के फील्ड में एप्लीकेबल करना है. किस तरह से एप्लीकेबल हो सकता है, साइंटिफिक मेथड्स कैसे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं. उन्होंने क्या किया, उसके लिए जो आपका वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक वर्क को एक स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जिससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव होने लगी. और साथ साथ वो एक चीज पर और फोकस करते थे और वो चीज थी साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स. कि जो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं उनके बीच का रिलेशंस कैसा हो, उन्होंने इस पे भी फोकस किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. वो ये उनके F.W. टेलर के अकॉर्डिंग ये कहना है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट का रिलेशन अगर बेहतर होगा तो फिर कोई भी नीड नहीं होगी किसी तरह की लेबर यूनियन की, किसी तरह की ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक्स नहीं होंगी जो कि ज़्यादातर जो है प्रोडक्शन को रोक देती हैं, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं. तो उन्होंने दो चीज़ों पर फोकस किया है, एक तो ट्रायल एरर अप्रोच को खत्म करने पर यानी कि साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करने पर, और दूसरा वर्कर्स और मैनेजर्स के रिलेशंस पर. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में और क्या क्या है, किस तरह से उन्होंने उसको डेवलप किया, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा जानते हैं F.W. टेलर के बारे में. Next students, F.W. Taylor, he was born in USA in 1856 and died in 1915. His main position generally was started his career as a mechanical engineer in Midwell Steel Company में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था. फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ये रहे हैं कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को डेवलप किया. इसके साथ साथ अलग अलग पोजीशंस पर वर्क किया है और एज अ प्रोफेसर भी रहे बिजनेस स्कूल में. थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं. आप देख सकते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को. ये हैं F.W. टेलर. इनकी कुछ प्रोफेशंस के बारे में और कुछ राइटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है. It's a Frederick Winslow Taylor. You can see the writings and the contributions. Now we will come to the theory of scientific management. जो उन्होंने theory scientific management की डेवलप की उस पर आते हैं. Let's come to scientific management. Yes students, scientific management means developing such type of methods, techniques and trained personnel. किस लिए? टू इंक्रीज आउटपुट एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड वेस्टेज. यानी कॉस्ट वेस्टेज को रिड्यूस करके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड को डेवलप करना, टेक्निक्स को डेवलप करना और साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने का नाम ही है साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली मैंने आपको बताया था पहले भी दो चीज़ों पर रिले करता है. एक तो
जो आपका ट्रायल एरर अप्रोच है उसको दूर करना, कि मैनेजमेंट का पर्सनल जजमेंट ना रहे, साइंटिफिक मेथड्स डेवलप किए जाएं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। और दूसरा शीट पर डेवलप करता है कि वर्कर्स और मैनेजर्स का रिलेशन कैसा हो। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसकी कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। अब ये जो जनरल गाइडलाइंस बनी हैं, इन जनरल गाइडलाइंस को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली जनरल गाइडलाइंस का नाम क्या होता है वो आप पहले समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर भी जनरल गाइडलाइंस है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही हैं, बट दे आर नॉट नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे आर नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ scientific management. So now we will understand what are the principles of scientific management which were given by F.W. Taylor to increase productivity in the production areas. Let's come to the principles of scientific management. Yes students, let's start principles of management given by F.W. Taylor, which is also known as principles of scientific management. The first principle is science not rule of thumb. रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पर ट्रायल एंड एरर अप्रोच से है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कोई मेथड अप्लाई किया, सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा दूसरा मेथड अप्लाई किया। उससे क्या होता है कि जब एक ही चीज़ पर हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं तो उससे जो है काफ़ी बार क्या होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती, रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 100 मिनट्स का प्रोडक्शन करना है, उस 100 मिनट्स के प्रोडक्शन के लिए मैंने क्या किया, वर्कर्स को जो है गाइड किया, वर्कर्स ने प्रोडक्शन किया, लेकिन अब प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाया। दिखाई दिया कि मशीन खराब थी, उसके बाद मैं मशीन को चेंज करूंगा, फिर मैं जो है कोई नया टेक्निक यूज़ करूंगा, तो क्या होगा, बार बार एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग तरीके में अपना कर देखूंगा, उससे क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। उसे बोलते हैं हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच, कि ट्राई किया किसी अप्रोच को, उसमें एरर हुई तो उसको फिर दोबारा रिप्लेस कर दिया, उसमें रिसोर्सेज वेस्ट होने के चांस रहते हैं। इसी को रूल ऑफ थंब भी बोला जाता है, जो कि इस साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले मैनेजर्स फॉलो किया करते थे। टेलर ने क्या कहा है इसमें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस डॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है टू डेवलप साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना, उसके बाद उस पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब गैदर करना, उसके बारे में फिर एंटिसिपेशन करना और बाद में एक कंक्लूजन निकाल कर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। यानी कि पहले स्टडी किया जाए प्रॉब्लम को, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के लिए पहले अल्टरनेटिव्स देखे जाएं, फिर बेस्ट सिलेक्ट किया जाए, तुरंत अप्लाई ना किया जाए, उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक मेथड्स का डेवलपमेंट। तो साइंटिफिक मेथड्स को डेवलप करना एट प्लेस ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच, इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, से रिसोर्सेज और कॉस्ट आपके सेव होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको ट्रायल एरर अप्रोच फॉलो नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पर प्रॉब्लम को स्टडी करके उस पर अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने हैं और फिर उनको अप्लाई करना है जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव हो उसका। दैट इज द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आते हैं, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो लेट्स कम। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स, हार्मोनी का मतलब दो लोगों के बीच में एक तरह की सुलह हो जाना, एक तरह का जो है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, में कंप्लीट हार्मोनी हो एट द प्लेस ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो। कैसे होगा, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स का बोनस बढ़ा के, उनकी वेजेस बढ़ाकर, उनकी सैलरी बढ़ाकर मैनेजर्स को जो गेन है कंपनी के वो शेयर करने चाहिए, और साथ साथ उसके साथ साथ वर्कर्स को भी अपने साइड से बेस्ट एफर्ट लगाने चाहिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इन दैट सिचुएशन अ हार्मोनी कैन बी एस्टेब्लिश। टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, इन्होंने एक टेक्निक दी थी जिसको हम बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। ये है मेंटल रिवॉल्यूशन, इसका मतलब है चेंज इन द माइंड सेट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। दोनों का जो माइंड सेट है उसको चेंज कर देना और क्या डेवलप करना कि बोथ आर इंडिस्पेंसिबल फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जरूरी हैं। ना वर्कर्स के बिना मैनेजर्स का काम चल सकता है और ना मैनेजर्स के बिना वर्कर्स का काम चल सकता है। सो दैट इज द मेंटल रिवॉल्यूशन। ये टेक्निक हम बाद में टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इसलिए बताना जरूरी था कि हार्मोनी और डिस्कॉर्ड को अप्लाई करने के लिए मेंटल रिवॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों के माइंड सेट को चेंज करना कि दोनों एक दूसरे के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। दैट इज द हार्मोनी और डिस्कॉर्ड, कि दोनों को एक दूसरे के फायदे की सोचनी चाहिए, वर्कर्स को मैनेजर्स की और मैनेजर्स को वर्कर्स के बेनिफिट का अगर सोचेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट मिल सकता है। इसके बाद इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया गया और एक नया प्रिंसिपल डेवलप किया टेलर ने, जिसको हम बोलते हैं
कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, तो ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन है किसका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। तो आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। यस, नेक्स्ट प्रिंसिपल, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी डॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, यानी कि उसी के बेस पर है। जब तक हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आप अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हार्मोनियस रिलेशन नहीं होंगे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों इंडिविजुअल, एक वर्कर्स और एक मैनेजमेंट, दोनों को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, दोनों के दूसरे से कंपटीशन नहीं रखना चाहिए कि वर्कर्स ये सोचे कि नहीं मैनेजर्स तो हमेशा हमारे लिए गलत ही सोचते हैं। यस स्टूडेंट्स, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि हमें जो है अपने जो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन ना हो एक दूसरे से। यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन जब भी मैनेजर ले, वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले, और इसके साथ साथ वर्कर्स के सजेशंस को वैल्यू दें, और वर्कर्स भी अपनी तरफ से मैनेजमेंट को बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं। काफ़ी कुछ सेम है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के, बस केवल इसमें इतना फर्क है कि इसमें डिसीजन लेने के लिए वर्कर्स को इन्वॉल्व किया गया है। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड द मेन कंक्लूजन इज दैट ऑफ दिस प्रिंसिपल there should be cooperation at the place of competition between workers and management. Now let's come to the last one. Was the third. Let's come to the last one. Last principle, development of each and every person up to his greatest efficiency and prosperity. This principle says that employee should be selected scientifically. इस principle का ये कहना है कि आप employee जो है वो scientifically select करें, उनके selection में पूरी तरह से उनकी नॉलेज के बेस पर ही उनको पोस्ट असाइन की जाए, और बाद में जो उनको जॉब दी जाती है उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हो, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस वाले से आप मार्केटिंग का काम करवा रहे हैं तो कभी एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी। जो जिसके सुटेबल है उसको वही पोस्ट मिले, और साथ साथ उसको टाइम बाय टाइम वर्कर्स को ट्रेनिंग देते रहें ताकि वो प्रोडक्टिविटी और आउटपुट को ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल मेक अ प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली एंड दे शुड बी गिवन द पोस्ट अकॉर्डिंग टू देयर capabilities and according to their physical fitness, according to their knowledge. That will increase the out prosperity for organization. These were the 4 principles given by F.W. Taylor, and in the next video we will discuss about the techniques of scientific management. ये वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। 4 प्रिंसिपल आपको बताए गए, साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया गया, इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।